यूपी के राजनीति की जब बात होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों की बात होती है। और अगर जब विपक्ष की बात हो और समाजवादी पार्टी की खासकर बात हो, उसमें सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी की अगर तीखे सवाल जवाब में जो इनका वक्तव्य रहता है, उनका अगर जिक्र ना हो तो शायद वो कहानी अधूरी सी लगती है। इसी विषय में खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी, जिनसे हम आज बहुत ही तीखे और बेबाक सवाल करेंगे और इनसे उसी अंदाज में हम जवाब की भी अपेक्षा रखते हैं। जी जानेंगे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल पे आने का मौका मिला और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे बेधड़क जी और बेहिचक बेबाक सवाल पूछेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी समाजवादी विचारधारा और वैचारिकी को साथ लेके आपको मैं संविधान को अपने अंदर समाहित करके जवाब दूं। जैसा कि अभी हाल ही में जो प्रक्रिया चल रही थी एसआईआर की, जिसमें बहुत सारे वोट कट गए हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, एक कहावत है और उस कहावत को मैं बड़े शिद्दत से याद रखता हूं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जी बीजेपी का इंटेंशन जो था, उस इंटेंशन रिव्यू का कुछ और था, लेकिन कहता नहीं, जो सत्य है, जो अटल है, जो निर्द्वंद है, जो निश्चल है, जो निर्भाव है, इस तरह का व्यक्तित्व जो समाज के लिए काम करना चाहता है, लोगों के लिए काम करना चाहता है, वो दल, वो वैचारिकी, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। जब तक सरकार रही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुख्यमंत्री रहे या सदैव नेताजी जब तक मुख्यमंत्री रहे, सदैव ही हमने जनता की बात को कहा, सुना, समझा और पूरी बेबाकी के साथ काम किया। लेकिन एसआईआर लेके आए थे, वही मैंने कहा था, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने आए थे और कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का वोट काटेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट नहीं कटा। एक सवाल उठता है कि अभी तक ये एसआईआर प्रक्रिया में वोट काटे गए, क्या अभी तक चुनाव आयोग की नजर इस पर नहीं थी, या कोई ऐसा एक प्लान, या क्या कह सकते हैं कि इसको मतलब लगातार वोट कट रहे, हर विधानसभा में वोटों पर फर्क पड़ा है? देखिए, चुनाव आयोग वन साइडेड हो गया। 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी हारी। हमने 18,000 एफिडेविट में कंप्लेंट्स की कि 18,000 ये लोग हैं जिनका वोट काटा गया। चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। तो चुनाव आयोग का इंटेंशन ही उनके पक्ष के हिसाब से था। मतलब जो सरकार कह रही थी वो कर रहे थे, जो सरकार इशारा कर रही थी उसके हिसाब से चीजें कर रहे थे। लेकिन अगर वो विपक्ष की बात, भाई चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, उस पर किसी सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए। उस पे व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से सुचारू रूप से कैसे चुनाव प्रक्रिया हो, उसके लिए उसको काम करना चाहिए था। अभी हाल ही में सीएम योगी ने भी एक मंत्रिमंडल को जिम्मेदारी दी है कि एसआईआर में जो पात्र व अपात्र लोगों की खोजबीन करने की, ऐसी सर्च करिए, आपकी कौन पात्र है, ऐसी सूची मतलब पड़ताल करिए। ये इसको किस नजरिए से आप देखते हैं, ये सूची जो है? देखो, वो किसी को लगा लें, हम तो कहते हैं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स भी लगा लें। इस इंस्टेंटिव जो रिवीजन था एसआईआर, तो समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल निगाह रखें, वैसी वाली निगाह जो बगुला रखता है, वैसी वाली निगाह जो बाज रखता है। क्यों? क्योंकि आपकी मंशा बेईमानी की थी, हमारी मंशा उसको ईमानदारी से काम करने की थी। लखनऊ का उदाहरण देता हूं, 12,47,033 वोट लगभग लखनऊ से गायब हुआ है। तो ये 12 लाख वोट अगर दोबारा बीजेपी बनाने की कोशिश करेगी तो उस पे एक एक वोट पे समाजवादी पार्टी की निगरानी है। अभी जैसे कि ये वोट की अगर बात की जाए, तो अगर इतने लाखों वोट कट रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया के तहत, नाम गायब हुए सूची से, तो ऐसी क्या व्यवस्था, क्या अभी भी कुछ शंका है उनको कि वोट कट जाएगा तो कुछ फायदा मिलेगा, या राजनीतिक फायदा है, या कैसा फायदा मतलब सोच रहे हैं? बीजेपी का नुकसान कैसे हो गया? लखनऊ से 12,47,000 वोट कटा, तो वो किसका वोट था? मध्य की सीट ले लीजिए, कैंट की ले लीजिए, सरोजनी नगर ले लीजिए, उत्तरी ले लीजिए, जहां लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच वोट कटा है। तो ये 2 लाख वोट हमारा तो है नहीं भाई, हमारा नहीं जी। और हमारा होगा भी तो बड़े छोटे पैमाने पे। अभी जैसे ग्रामीण स्तर की बात की जाए, अभी भी देखने में आता है कि सारा वर्ग शिक्षित नहीं है पूर्ण रूप से, वहां पर उनको वोट में भी समस्या आती है। अगर उनका नाम कटता है, अभी हाल ही में चुनाव है, उसके बाद 27 में आपके विधानसभा चुनाव है, अब ग्राम पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, इन सब की तैयारियां भी चल रही हैं लोगों के मन में। अब वोट कट जा रहा है, नाम कट रहा है, तो इसमें लोग घबराए हुए हैं।
तो इसमें क्या कहेंगे, आपका क्या वक्तव्य है इसमें? मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि दो आंकड़े आए हैं। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होना है जी। उसमें लगभग 12,85,000 के या 77,000 के करीब वोट है ग्राम पंचायत के चुनाव में, उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण क्षेत्र है। और जो विधानसभा का चुनाव वोट बना है पूरे उत्तर प्रदेश का, यानी नगरों का, महानगरों का और ग्रामीण क्षेत्र का, उसका वोट है 12,55,000। और अगर नगरीय क्षेत्र का वोट जोड़ दिया जाए, जहां मेयर का चुनाव होता है या जहां चेयरमैन का चुनाव होता है, उसको अगर आप जोड़ देंगे तो टोटल वोट बन रहा है पंचायत की और नगर पालिका के लिस्ट का 17.5 करोड़ से ऊपर। तो अब ये जो डिफरेंट है वोटों का, ये बीजेपी कैसे जस्टिफाई करेगी, कैसे जस्टिफाई करेगी चुनाव आयोग? यानी कि बीजेपी ने एक जगह तो वोटर लिस्ट सही किया है, लेकिन दूसरी जगह अभी भी गोलमाल है, गड़बड़ है। सवाल ये उठता है कि जैसे कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था एक तरफ सीएम लगातार निर्देशित करते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, जमीनी स्तर पर कुछ और होता है जो एकदम सोच से भी परे होता है। कहीं विकलांग पर भी अत्याचार देखने को मिलता है, कहीं कोई ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं, कहीं किसी को मृतक दिखाकर के उनकी जमीन के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिल रहा है। ऐसा क्या सुशासन व्यवस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है या अधिकारी बेलगाम है? नहीं, ये एक जानवर है, उसका नाम ले लेता हूँ, तो बहन जी का वो चुनाव निशान भी है, हाथी। जी जी। हाथी के दांत के सरीखे ही बीजेपी की सरकार है। दिखाने को बड़े बड़े दांत हैं, अंदर दूसरे वाले दांत हैं। तो बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर पे माननीय मुख्यमंत्री जी जो खेल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जनता को हाथी के दांत के सरीखे बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से गड़बड़ है? बीजेपी के गुंडे कुछ भी कर ले उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती है। विपक्ष अगर आंख उठा के देख ले तो तत्काल उस पर एक्शन हो जाएगा। मैं अपनी बात बताता हूं, उदाहरण के साथ बताता हूं। मेरे खिलाफ मुकदमा हजरतगंज थाने में लिखा गया, सिर्फ डिबेट में बहस पर मुकदमा लिख गया, और उसमें योगी आदित्यनाथ जी की अस्मिता, योगी आदित्यनाथ जी का मान सम्मान उसमें जोड़ के एक जातीय संगठन है, उन लोग के लोगों ने जाके मुकदमा करा दिया। मैं एक बात कहता हूं और पूछता हूं, टीवी पे बोली गई बात पे किसी को प्रताड़ित किया जा सकता है क्या? और मैंने अगर गलत बोला है तो आप उसको सुन के बताओ ना कि गलत है। सिर्फ लोगों को दबाया जाएगा। अब आज की डेट में हजरतगंज की पुलिस है, वो जो भी विवेचना अधिकारी है, वो मुझे लगातार थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, यहाँ मिलिए, थाने आइए, ये करिए, आपको मेरे घर चले जाते हैं मेरे बगैर बताए, और मुझे मिलने की कोशिश करते हैं, और स्टे है उस पर, मेरा हाईकोर्ट से स्टे है। अभी अगर जाति की बात आई बीच में तो एक वाकया भी जल्दी का जो है किस्सा याद आया। अभी ब्राह्मण समाज की एक बैठक हुई थी बीजेपी में, तो इससे लगा कि कुछ ना कुछ जाति अंतर कलह भाजपा में भी ऐसा सुनने में आया, प्रचारों में भी आया कि सुर्खियों में जो भी रहा, तो ब्राह्मण बैठक हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी भी जाहिर की बीजेपी के। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस मीटिंग पर? इस ये एक सिर्फ भोज था या एक जातीय समीकरण, एक अलगाव की नीति पर काम करने के लिए एक योजना थी? नहीं, देखिए, उसमें योगी आदित्यनाथ जी के सजातियों के लिए इस वक्त बिल्कुल गोल्डन टाइम चल रहा, गोल्डन पीरियड जिसको हम कहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के ही ब्राह्मण समाज के विधायक लिट्टी चोखा पर बैठकर अपने समाज के साथ हो रहे अत्याचार, वैसे उन लोगों ने कभी ब्राह्मणों पे हो रहे अत्याचार पे कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ना ब्रजेश पाठक जी ने लड़ी, ना विधायकों ने लड़ी, हमने लड़ी, हमारे नेता ने लड़ी। मुझे याद है कि एक कोई लड़का था आजमगढ़ का, और उस पर कुछ मुकदमे थे, उसको योगी आदित्यनाथ ने दौड़ा के गोली मरवा के उसका इनकाउंटर करवा दिया। शुक्ला था या कोई लड़का था एक, तभी समाजवादी पार्टी बोले। जब गोरखपुर में हाथा पे बुलडोजर चलाया योगी आदित्यनाथ ने, जो हरिशंकर जी थे उनके हाथा पे, तो तभी समाजवादी पार्टी बोली। या उत्तर प्रदेश में कहीं भी ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ तो हमारे नेता और समाजवादी पार्टी ने तत्काल उस आवाज को उठाया। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग कर ली और योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त नहीं हुआ, और प्रदेश अध्यक्ष ने तो फटकार लगाई। मुझे तो बड़ा आश्चर्यचकित लगता है कि जुम्मा जुम्मा एक दिन के बने प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण विधायकों को लताड़ लगा दिए, और बेचारे ब्राह्मण खामोश,
मैं तो बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि सौम्य बोलने वाली एक ऐसी कम्युनिटी है जो सदैव ही लोगों के साथ मृदुभाषी रही है, लेकिन पंकज चौधरी उनको अपमानित किए, उसका जवाब नहीं दिया इस बात का मुझे, तो इसके लिए मैं 2 लाइनें कहता हूँ कि बीजेपी के ब्राह्मणों को सुदामा बन के अपना हक नहीं मांगना चाहिए, उन्हें परशुराम बनना चाहिए, फरसा उठाना चाहिए। और शायद मेरे ख्याल से जब फरसा उठा लेंगे तो ये जो बैठे हैं लोग ये कंपन कर जाएंगे, क्योंकि भगवान परशुराम ने पता नहीं किनका था कई बार विनाश किया था, ऐसा कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य है, मुझे नहीं मालूम है क्या है। अभी अगर बात की जाए तो जैसे कि मनरेगा का नाम बदलने की कवायद चल रही है कि एक तो वैसे भी मनरेगा का बजट अभी तक सुनने में आ रहा कम आ रहा है, तो इसका सीधा असर तो देखा जाए तो दैनिक मजदूर जो है, ग्रामीण क्षेत्र का निवासी जो है, जो डेली मजदूरी कर रहा है, वो प्रभावित होगा, सीधे तौर पर प्रभावित होगा। और तो इसमें आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर के? क्या मनरेगा योजना गलत थी, या इसका नाम गलत था, या इसका जो पूरा लाभ मिल रहा था एक गरीब तबके के लोगों को वो गलत था? बापू के हत्यारे का नाम था नाथूराम गोडसे, यही नाम था, तो ना नहीं लिया, जी ले लिया गोडसे का, जी राम जी, आरएसएस का जी लगता ही है लास्ट में, आप सबको मालूम है। तो गोडसे राम जी के नाम से अब मनरेगा का नाम कर दिया गया, यही हकीकत है। जी आगे किसका हुआ? नाथूराम गोडसे का नाम, उसकी जाति का नाम आगे किया, जी कर दिया, और फिर राम कर दिया, और फिर जी लगा दिया। आपको लगता है कि जो मनरेगा के तहत अभी काम होता था, गाँवों में विकास कार्य होता था, क्या उस पर भी कुछ असर पड़ेगा इससे? नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया जी। जब आई थी मोदी जी की सरकार तब तो वो उसको बंद ही करना चाह रही थी, लेकिन उसमें कहीं भी ऐसे फैक्ट्स नहीं मिले। रियल में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, और एक अच्छी योजना थी जहाँ पे कोई काम ना हो। ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में कौन सा काम होता है, लेकिन उस योजना के तहत गांव का तालाब, गांव की रोड, चरागाह या जो कुछ भी होता था, हरियाली से लेके चीज़ों पे काम किया जा रहा था। लेकिन अब 100 दिन की जगह 125 दिन दिया गया। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है एंकर साहब, अभी वो नाथूराम गोडसे के नाम से योजना रख दी गई, जी राम जी। अभी मतलब यूपी सरकार द्वारा एक फरमान अभी जारी हुआ है, हालांकि ये पुराना भी है, लेकिन इसको नए पुराने दोनों से जोड़ करके देखते हैं कि 31 जनवरी तक, मतलब या कह लीजिए कि जो ये महीने की लास्ट तारीख है उस तक सरकारी कर्मचारी अफसरों को अपनी चल व अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। ऐसा लगता है क्या संपत्ति ज्यादा कर्मचारियों के पास हो गई है, या ब्यौरा लेने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? 2018 से ये योजना चल रही है, और इकलौता मैं हूँ प्रवक्ता है, मुझे अच्छे से मालूम है। कई बार योगी आदित्यनाथ जी को मैं चैलेंज कर चुका हूँ, कितने लोगों की चल संपत्ति आपने अधिकारियों की दी है। अरे ये पुरानी, वही आप भी कह रहे हैं ना कि ये पुराना फैसला है और आदेश है। अभी तक जो सरकार 9 सालों में अपने अधिकारियों के चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं ले पाई हो, वो सरकार कर क्या पाएगी? सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना, ख्याली पुलाव पका रहे हैं बस, कोई अधिकारी की नहीं हो। अगर अधिकारियों ने ढंग से ब्यौरा दे दिया, खासकर इन 9 सालों में, तो योगी आदित्यनाथ जी को हो जाएगी जेल, और बीजेपी की आधी से ज्यादा कैबिनेट को हो जाएगी जेल, क्योंकि कैबिनेट मंत्री तो सबके यहाँ ही है, और जिनके कैबिनेट नहीं उनके कैबिनेट मंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। तो वो भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी किसके जिम्मे? अधिकारियों के जिम्मे तो जाएगी नहीं, तो संबंधित विभाग जो मंत्री होगा उसके जिम्मे जाएगी, या तो मुख्यमंत्री जी के जिम्मे जाएगी। तो अगर, मैं तो चाहता हूं, मेरी दिली तमन्ना है कि जो 9 सालों का लेखा जोखा है, ये संपत्तियां पहले उजागर होनी चाहिए कि 9 सालों में बीजेपी के अधिकारियों का, जो बड़े बड़े मलाईदार पोस्टों पे बैठे हैं, उन्होंने कितनी अकूत संपत्ति बनाई है, और मंत्रियों ने कितनी बनाई। और सिर्फ अधिकारियों का क्या, मंत्रियों की भी लें, विधायकों की भी लें। लखनऊ में किस तरह से भ्रष्टाचार किया इनके विधायकों ने। अभी जैसे बायोमेट्रिक वाला जो नियम लगा रखा है बेसिक शिक्षा विभाग में, तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो दूर से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग है, शहर से आते हैं, और अभी कोहरे का भी समय होता है या कभी बरसात का समय होता है, कभी कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वो टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं।
तो उन चीजों को भी इशू बनाया जाता है उनके आला अधिकारियों द्वारा, जैसा कि कई बार मामले में संज्ञान में आया है, देखने को भी मिला है कई बार ऐसा। तो ये जो बायोमेट्रिक सुविधा है, इसमें कुछ हद तक ढिलाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पे भारत में 3 तरीके के मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, और तीनों तरह के मौसम में तमाम सारी ऐसी व्याधियाँ, किसी गोरखपुर स्तर पे चले जाओ तो वहाँ कई जिलों में पानी भरा रहता है, आप समय से पहुँच ही नहीं सकते हैं बारिश के मौसम में, और भी चले जाओ तो सूखा रहता है, धूप गर्मी बहुत पड़ती है। तो ये इस तरह की लिबर्टीज़ रहनी चाहिए। और सुदूर जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि व्यक्ति वहीं पे रह के, आपने तो ट्रांसफ़र कर दिए, जो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति था, शिक्षा मित्र को अगर छोड़ दो तो जो नज़दीक का टीचर था उसको आपने भेज दिया कहीं दूसरे जिले के दूसरे छोर पे, तो कैसे टाइमली पहुंच पाएगा? दूसरा, अभी अगर हम लोग अभी शुरुआती एक प्रश्न था आपसे जो किया था एसआईआर को लेकर, उसमें अभी एक जानकारी फिर से निकल के आ गई हमारे माइंड में कि जो अभी कई बीएलओ ने आत्महत्या करी, लोड ज्यादा था उनके पास एसआईआर का, वो फैमिली को समय कम दे पा रहे थे, स्वयं के लिए भी समय कम दे पा रहे थे, जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा था क्योंकि उससे पहले उनको लंबी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और ना उनके कार्यावधि में ऐसा कोई खाका जुड़ा था। तो उस विषय में आप क्या कहेंगे, जो ये मौतें हुई हैं इसका कारण कौन, इसका कोई जवाबदेही तय करेगा इसकी? बीजेपी को शासन सत्ता चलाने के लिए बलि की आवश्यकता होती है, कर्मचारियों की बलि करा रही है। आप याद करिए, पंचायत का चुनाव था कोरोना काल में 2020 में, कितने एम्प्लॉइज मरे थे और झोंक दिया था बीजेपी के लोगों ने। मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे बड़े भाई सरकारी नौकरी करते थे और उनको कोरोना हो गया, रिपोर्ट आने में विलंब था और नेक्स्ट डे उनको आज पहुंचना था चुनाव, कल चुनाव था, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। मैंने कहा एक चिट्ठी लिख के जाओ और अपने उच्चाधिकारी को दे के चले आओ, चुनाव हो चाहे ना हो, रिजर्व कोई जाएगा लेकिन आप मत जाना, ना फिर जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। और रियलिटी वही हुई, उनको एडमिट कराया गया, उनका इलाज हुआ, तब जाके 15 दिन बाद सही हुए। इस तरह पता नहीं, मैं था, मैंने अपने भाई साहब को रोक लिया, कितने एम्प्लॉइज कोरोना में ही चले गए और सैकड़ों की तादाद में लोगों की जान चली गई। ठीक वही एसआईआर में हुआ। तो ये सरकार अपने ही कर्मचारियों की बलि लेती है तब सत्ता चलाती है। यार इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितने लोग मर गए, कितने लोगों की जानें चली गई, क्योंकि ये नेतृत्व तो वो लोग कर रहे हैं जिनका ना परिवार है, ना जिनको परिवार से मतलब है, ना वो बाप की भूमिका में है, ना वो चाचा की भूमिका में है, ना वो दादा की भूमिका में है, वो सिर्फ एक भूमिका में है, आरएसएस की। अच्छा, 2027 के चुनाव को लेकर के आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? नहीं, तैयारियां तो भरपूर है और तैयारियां इतनी कि बीजेपी को चारों खाने चित कर देंगे। अब वो कोई खाना ऐसा नहीं होगा जहां बीजेपी स्टैंड कर पाए। लेकिन अब चूंकि रणनीति क्या है, रणनीति किस तरह लड़ी जाएगी, वो तो नहीं मैं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर आपको कह सकता हूं कि बीजेपी बहुत बेचैन है। एसआईआर में मुख्यमंत्री जी की बेचैनी आपको तो याद ही होगी। मुरादाबाद में क्या बयान दिया था कि विपक्ष ने चुपके 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 सारा वोट बना लिया और योगी जी का वोट रह गया। लखनऊ का ही 12 लाख सबसे ज्यादा रह गया। 12 लाख वोट जानते हैं, 2022 में समाजवादी पार्टी को अगर 3 लाख वोट और मिल जाता तो हमारी सरकार होती। तो अब 2027 में 2 करोड़ 80 लाख करीब वोट कट रहा है। अभी 1 करोड़ का मैपिंग और डॉक्यूमेंटेशन होना है, तो इसमें भी कटेगा। तो जब इतना वोट कटेगा तो बीजेपी लड़ेगी कैसे? हम तो अपनी वोटों पे काम कर रहे हैं और हमारी डबलिंग भी इतने नहीं थे और न शिफ्टिंग इतने थे। समाजवादी पार्टी का जो आपकी पार्टी है उसमें जनहित को लेकर के क्या मिशन मुख्य रूप से है, कैसे मतलब आप जनहित को देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने 3 लोगों को सदैव प्राथमिकता में रखा, नौजवान, किसान और व्यापारी। इन 3 लोगों को सदैव ही प्राथमिकता में रखा है, क्योंकि इसी से हमारी सोसाइटी बनती है। नौजवानों के लिए नौकरी के अवसर समाजवादी पार्टी ने जब जब सत्ता में आए तब तब दिया है। व्यापारियों को कैसे रिलैक्सेशन दिया जा सके, कैसे उनका व्यापार सुदृढ़ हो, कैसे लचीलापन रखा जाए सरकार को, वो किया है। महिलाओं के लिए सदैव काम किया। अभी व्यापारी की बात आई तो अभी कोडीन कप सिरप वाला मामला जितना गरमाया हुआ था, तो उस विषय में क्या कहेंगे? ये एक कैसा व्यापार जो अपने उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा था, किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी इससे पहले। नहीं, हम छोटे व्यापारियों की बात कर रहे हैं, अभी कोडीन भैया के बारे में थोड़ी नहीं बात कर रहे हैं। ये व्यापारी कहाँ, ये तो ड्रग माफिया है। हम ड्रग माफिया के समर्थक नहीं है। ड्रग माफिया का समर्थन वही कर सकता है जो ड्रग लेता होगा। और ड्रग कौन लेता है भैया?
ये हमें नहीं मालूम, हम नाम वाम नहीं बता पाएंगे, हम नाम बताएंगे तो आप हमसे सबूत मांगोगे। लेकिन इतना तो 9 साल में मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में गांजे की भी मांग बहुत बढ़ गई है। लगातार गांजा उत्तर प्रदेश में लगातार पकड़ा जा रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब गांजा भी, जो गांव में लोग गांजा पीते थे चिलम में डालकर, वो शहर की तरफ आ गया और जी। यानी कि ट्रेंड में आ गया है गांजा। इसीलिए शहरों में गांजा फूंकने का भी ट्रेंड चल गया है। चाहे वो क्लब हो, जी जी। चाहे कोई और जगह हो, वहां पे अब गांजा फूका जा रहा है। इसीलिए कई 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 कुंटल, हुक्काबारों में छापेमारी हुई है। कई कई कुंटल, जी। वो नोएडा वाला एनसीआर का एरिया हो, लखनऊ का एरिया हो, यानी कि इस सरकार ने गांजे को बड़ी प्राथमिकता दी है। ठीक उसी तरह जैसे कोडीन भैया को प्राथमिकता देके कोडीन सिरप को नशे का सिरप के रूप में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि आसान, कहाँ गए थे, रात को जा रहे थे, कहाँ गए थे, कहीं साहब खांसी आ रही थी दवाई लेने गए थे, उठाई दवाई कोडीन की और पूरी पी ली, तो बड़े वो नशे में हो गए। उसको मैं तो ये सोचता हूँ कि कोडीन सिरप पीने वाले को कौन सी वो नापने वाली मशीन आती होगी कि ये कौन सा नशा करके जा रहा है, वो तो उसमें भी नहीं पकड़ पाएंगे। जी। तो बाबा जी की सरकार में मेरेकल तो हुआ है कि गांजा भी लोगों ने फूकना शुरू किया है और कोडीन भी। हम ड्रग माफिया के खिलाफ हैं, लेकिन छोटे व्यापारी, मंझोले व्यापारियों के पक्ष में। अभी जैसे जीएसटी वाला मुद्दा आया व्यापारी के हित में कि जीएसटी कम हुई है, बहुत सारी चीजें हुई है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? अब पता नहीं जीएसटी क्यों कम की है, हो सकता है व्यापारियों ने अंदर ब्राह्मण विधायकों की तरह उन्होंने भी धमकी दी हो, इसीलिए जीएसटी हमने बढ़ा के लगाई नहीं थी, कांग्रेस ने लगाई नहीं लेकिन थी। फिर भी अभी जीएसटी कम हुई है जैसे बोल रहे हैं, लेकिन तो जमीनी हकीकत में तो रेट वैसे ही है। नहीं, कुछ कुछ जगहों पे कम हुई है, कुछ जगहों पे बढ़ा दी गई है, तो बैलेंस कर दिया गया है। देखिए बीजेपी क्या करती है, वो ऐसा चलचित्र दिखाती है कि पैसा फेंको तमाशा देखो, एक एक लोगों के मन मस्तिष्क को घुमाने की कोशिश करती है, भ्रमित कर देती है जी। कि ना ना देखो हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया, दूसरी तरफ से उसका नुकसान कर देती है। तो ये बीजेपी का बहुत बड़ा मतलब मास्टरमाइंड रोल रहता है इन सारी चीजों में, और स्टोक वो ऐसे मारते हैं कि अपने ही लोगों को वो गाना कौन सा है पिक्चर का, अपने ही पिलाते हैं नशे मन को, ऐसे कुछ करके जी है, जी जी जी। वही वाले स्थित है, अपने ही धोखेबाज हैं बीजेपी अभी के। जैसे लखनऊ का एक क्षेत्र है मलिहाबाद, जो फलपट्टी क्षेत्र है, जी वहाँ के किसानों की बेहाली रहती है। जैसे आम जो होता है उसकी खरीदारी करने के लिए उनको खुद मेहनत करना पड़ता, संघर्ष करना पड़ता बिक्री करने के लिए। तो खरीदार जो है वो सब ऐसे मनमाने तरीके से आते हैं, कई सारी परेशानियां हैं उनकी, और मार्केट में बहुत बड़े पैमाने पर नकली कीटनाशक उपलब्ध है जो फसलों को प्रभावित कर रहा है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसमें क्या कहेंगे आप? तो ये ड्रग माफिया हैं, बीजेपी के व्यापारी ऐसे हैं माफिया वाले, जो नकली कीटनाशक बना रहे हैं, नकली कोडीन बना रहे हैं। और फल मंडी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक्सप्रेस वे बनाया था, वो पूरा एरिया जो फल है, और मलिहाबाद साइड में और एक्सप्रेस वे के किनारे आम की मंडी बसाने की बात की थी, उसके लिए जगह चिन्हित कर दी थी, वो बना भी रहे थे कि हमारे नेता का मानना था कि लखनऊ की पहचान उसके आम पट्टी से है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो हमें एक्सपोर्ट करने के लिए, भेजने के लिए, बाहर इंपोर्ट करने के लिए चीज़ें एक बेहतर वातावरण चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि बाबा जी ने या बीजेपी की सरकार ने कुछ आपकी किया। सरकार थी, लखनऊ में मेट्रो की सौगात दी है समाजवादी पार्टी ने, जो आज उससे लाखों लोग सफर करते हैं, तो क्या कहेंगे इस विषय में? आप कह रहे हो कि हमने दी, बाबा जी अपने भाषण में कहते हैं हमने दी, तो हम आपकी बात माने कि बाबा जी की बात माने? नहीं, आंकड़े के हिसाब से वैसे तो हमारे नेता ने, लैपटॉप से लेकर के बहुत सारी हमारे योजनाएं रही नेता हैं, आदरणीय बाकी अखिलेश यादव जी ने मेट्रो की ट्रायल को हरी झंडी दिखाई थी, उसके साक्ष्य सरकार के पास भी है, मेरे पास बिल्कुल। भी है, जनता के पास भी। लेकिन बाबा जी बहुत झूठ बोलते हैं, बाबा जी झूठ बोलते हैं भगवा पहन के कि हमने मेट्रो दी। समाजवादी पार्टी ने नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और एक जिला और है, इन सारे जिलों में मेट्रो की सौगात दी और मेट्रो सबसे कम टाइम में चलाई। लेकिन बाबा जी वो समाजवादी के काम को अपना काम बताते हैं। वैसे नया कुछ नहीं बनाया है कि एयरपोर्ट से लेके और मुंशी पुलिया तक जो मेट्रो है, इसका पूरा खाका, इसका पूरा काम हमारी सरकार ने किया था। अभी बाबा जी ने कहीं 1 इंच मेट्रो नहीं बनाई। एम और वाई फैक्टर को लेकर के आप क्या कहेंगे? हमारा पीडीए है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ों में संविधान को मानने वाले और आदिवासी, ये फार्मूला समाजवादी पार्टी का है। एम वाई मतलब होता है माई,
माई मतलब होता है मेरा। यादव और मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी के द्वारा रचित कुचित ये चीजें हैं। अभी जैसे समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं पर जैसे झूठे मुकदमे का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? सबसे बड़ा तो मैं ही गुनाहगार बना दिया, मुझे दो दो तीन तीन मुकदमे मेरे ऊपर लगा दिए, लखनऊ पुलिस ने लगा दिए। और इस तरह हमारी पार्टी में पूरे प्रदेश में विधायक हो, सांसद हो, नेता हो, जिलाध्यक्ष हो, महानगर अध्यक्ष हो, सब पे मुकदमे फर्जी लगा दिए सरकार ने। मैं कहता हूं जहां गलत हो वहां मुकदमा करो। आप नाजायज रूप से किसी पे भी मुकदमा लगाते, आपको बताऊं कोडीन भैया की गिरफ्तारी नहीं, उन पे मुकदमा नहीं, और मुकदमा भी लगाया तो बचाने के लिए क्या लगा दिया कि बाउंड्री कोई रोड कब्जा कर रहे थे वो वाला लगा दिया धनंजय सिंह के ऊपर। लेकिन हमारे विधायक हैं झांसी में, पूर्व विधायक हैं दीपक जी, दीपक यादव पे मुकदमा लगा दिया कि उन्होंने 15,000 रुपए की लूट की। अब आप बताओ, पूर्व विधायक 15,000 रुपए की लूट करेगा, ये बात गले उतरने वाली है। और उस जुर्म में उनको जेल में डाल दिया गया, उनकी जमानत नहीं होने देगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, उनके वकील। तो ये जो भेदभाव है इस सरकार का कि विपक्ष के लोगों की छोटी सी गलती पर उसको जेल भेज दो, और अपने लोग पूरा नवजात बच्चों को मार डालें दवाई पिला के ड्रग की, और उनके ऊपर कार्रवाई तक ना करो, कोई भाग जाता है। अभी स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमा में भी कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लाख कोशिश हो रही है कि सारी चीजें जमीनी स्तर पर सही हो। क्या हुआ, आपको लगता है कि हकीकत में उन चीजों में सुधार हुआ है जो पहले होना चाहिए था, या केवल एक कागजी एजेंडा है? 2017 से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। मैं लखनऊ का उदाहरण लेता हूं कि लखनऊ में नए अस्पताल योगी आदित्यनाथ जी ने कितने बनाए। स्वास्थ्य विभाग अस्पताल बनाने से सही होता है, मुंह से कह देने से नहीं सही होगा। और आपकी अगर आबादी बढ़ रही है तो आपके मरीज भी बढ़ रहे हैं, जब मरीज बढ़ रहे हैं तो आपको बेड बढ़ाने पड़ेंगे, अस्पताल बढ़ाने पड़ेंगे, आपको शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा, तत्काल रूप से उसके लिए कॉरिडोर रास्ते बनाने पड़ते हैं। आपको लोहिया अस्पताल के बारे में बताता हूँ, छोटा सा अस्पताल नेताजी ने बनवाया था लोहिया, बगल में मेडिकल कॉलेज बना दिया लोहिया अस्पताल के नाम से। इसके बाद एक अलग सा रास्ता बनाया कि अगर कोई व्यक्ति शहर में बीमार है और उसको लोहिया अस्पताल जाना है तो उसके लिए एक अलग सा ओवरब्रिज, आपको याद होगा, जो हाई कोर्ट के लिए जाता है। वो हाई कोर्ट के लिए नहीं बना है, वो रास्ता बनाया गया है अस्पताल जाने के लिए कि इस ओवरब्रिज पे भीड़ नहीं होगी, अनावश्यक ट्रैफिक इधर नहीं आएगा, तो मरीज टाइम टू टाइम पहुंच जाएगा अस्पताल। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने 9 सालों में सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की, इसीलिए पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो गई, अस्पताल के नाम पे आ भी नहीं बनाया। कई जगह ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में सीएचसी सेंटर होती, पीएचसी जो केंद्र है, उन पर अधिकांशतः जो मुख्य रूप से चिकित्सक हैं वो समय से नहीं आते हैं, और जो रूटीन है, जो चीजें हैं, वो मरीजों को सीधे तौर पर लाभ मुहैया नहीं हो पा रहा। कुछ चीजें दिखाने के लिए, जैसे डिलीवरी वाला जो पैसा है वो है, या पर्चा बनाना, इन सब चीजों को वहां से बताया गया है। बाकी जो चीजें हैं उन पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठते हैं और लोग परेशान भी होते हैं। वही तो कारण रहा होगा ना कि जो इतने सारे प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं तो सरकारी अस्पताल में या तो इलाज सही नहीं हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। जी। और मैं चाहूँगा कि आपके दर्शक इस बात को ध्यान से सुने। सफाई पे बड़ा सवाल उठाते थे ये लोग, सफाई में पीजीआई बन गया, सफाई में ये मेडिकल व्यवस्था बन गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को तो आप ताकतवर समझते होंगे, और खासकर वो जो कई बार का सांसद रहा हो, विधायक रहा हो, वो तो और ताकतवर होगा। चलते हैं महाराजगंज, पंकज चौधरी, इनकी विधानसभा में जाके आप एक जांच करिए कि जिस विधानसभा के रहने वाले पंकज चौधरी और जो मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष हैं और कई बार के सांसद रहे हैं, इनके यहाँ क्या रात को अगर कोई कुत्ता काट ले आदमी को और तत्कालिक रूप से इंजेक्शन लगवाना हो, तो क्या पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वहाँ पे रात को इंजेक्शन लगाया जा सकता है क्या? सफाई का तो बड़ा रोना रोते हैं, ये दिन रात सफाई 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 चिल्लाते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ पंकज चौधरी की महाराजगंज की विधानसभा में क्या रात को कुत्ता काट ले तो डॉक्टर अवेलेबल है, अस्पताल है कोई ऐसा? तो बीजेपी के लोग दोमुहा सांप की तरह होते हैं। इनके बड़े बड़े नेता
उनके क्षेत्रों में अस्पताल की व्यवस्था नहीं है ढंग की। पूर्व मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह जी, चलो चंदौली देखते हैं कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया है। अरे आप मुख्यमंत्री बने, आप रक्षा मंत्री बने, अपने जिले को कुछ देंगे, कुछ बेहतर करेंगे तो जाहिर सी बात है व्यवस्था अच्छी होगी उस क्षेत्र के लिए। मैं कहता हूं हो सकता है कुछ पल के लिए कोई कहे क्षेत्रवाद हो गया, मुख्यमंत्री जी ने अपने क्षेत्र में बना लिया, लेकिन क्या सिर्फ उसमें मुख्यमंत्री के घर के लोग जाएंगे इलाज कराने? क्या वो तो पूरे जिले के लिए, अगल बगल के जिले के लोग वहां इलाज कराने आएंगे। भले क्षेत्रवाद का आरोप लगे तो ये बीजेपी के ऐसे लोग जिनके प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ कुत्ता काट ले इंजेक्शन लगाने के लिए रात को डॉक्टर और दवाई नहीं उपलब्ध है, वो यही काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की लगातार लापरवाही जो होती है वो प्रकाश में आती है। कुछ हद तक कुछ लोग सही काम कर रहे हैं, कुछ हद तक लोग लापरवाही वाला काम कर रहे हैं। कहीं पर ऐसा हुआ, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, सरकारी चिकित्सक, हम लोगों ने भी प्रकाशित किया था, उस वीडियो चलाया था, आया था कि वो अपने अर्ध वस्त्रों में जो है, आधे कपड़ों में रंगोलियां बना रहे थे म्यूजिक डांस पे। तो ऐसी मतलब जिनके ऊपर जिम्मेदारी है समाज की, बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करें, जनता की सेवा करें, तो वो समझ में नहीं, मनोरंजन करने जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं। ऐसे भी वीडियो प्रकाश में आए, और ऐसे एक बार नहीं, हम अभी हाल ही में लखनऊ का भी एक ग्रामीण क्षेत्र का CHC सेंटर था, वहां से भी आया था, वहां डीजे पर डांस हो रहा था। तो ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं कि क्या मनोरंजन का अखाड़ा बना दिया गया है क्या, कि या प्रशासन और या आला कमान को या शासन के आंखों में धूल झोंक स्थानीय कर्मचारी। निश्चित तौर पे देखिए सरकार की ही मंशा ऐसी है। कोई सरकार कहीं दिया जलवा रही है, कोई सरकार कहीं गोरखपुर में वो भोजपुरी कौन सा कंटेंट होता है जिसको हम दो अर्थी कह सकते हैं, दो अर्थी गानों पे डांस करा रही है, कहीं महोत्सव मना रही है। वैसे तो लखनऊ महोत्सव और सफाई महोत्सव में बड़ा सवाल था, अब तो हर जिले में महोत्सव, कहीं जौनपुर का महोत्सव, कहीं गोरखपुर का, कहीं अयोध्या का, हर जगह महोत्सव हो रहा है। तो सरकार की मंशा भोजपुरी गाने पे थिरकाने की है, अस्पताल बनाने की, CHC दुरुस्त करने की नहीं है। तो उनके डॉक्टर देख रहे हैं कि अरे वाह, हमारे सांसद जी तो वहाँ बैठ के भोजपुरिया नाच कर रहे थे, लौंडा डांस करवा रहे थे, तो वो डॉक्टर भी वही कर रहे हैं, तो उसमें क्या मैं गलत कहूँ? इतना मैं जानता हूँ कि जैसा ऊपर से पानी छोड़ा जा रहा है उसके कर्मचारी भी वही करते नजर आ रहे हैं। और दूसरी ऐसी कोई चीज मुझे नहीं लग, यही अगर स्वास्थ्य मंत्री जी हैं बेहतर काम करते हैं, वो तो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पाते हैं, योगी जी उनको छूट ही नहीं देते हैं। तो वो पूरी तरीके से एक तंत्र बना हुआ है। मैं तो कई सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ, और एक उदाहरण देता हूँ आपको कि यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से सिविल अस्पताल, जो पहले सिविल अस्पताल के नाम से था, मूर्ति बहुत बड़ी सी लगा दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अस्पताल में। लेकिन 9 सालों में जो हमारी सरकार ने, सूचना डिपार्टमेंट बगल में था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सूचना डिपार्टमेंट की बिल्डिंग अलग कर दी और ये सोच के करी कि इस सूचना की बिल्डिंग को इसी अस्पताल में लेके एक बड़ा अस्पताल बना देंगे जो कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए इलाज कराने में सुविधाजनक होगा। 9 सालों में उसमें एक कमरा नहीं बना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति बड़ी लगा दी बस। तो ऐसी सरकार है। अभी पर्यटन विभाग की आपने मूर्ति की बात करी तो एक बात याद आई, LDA और आवास विकास के कई ऐसे पार्क हैं, जैसे दुबग्गा की बसंत कुंज योजना है, आवास विकास योजना, उसमें बहुत सारे पार्कों पर आज भी कब्जा है, लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। क्या वहां पर ऐसी स्थितियां बनी है कि कहीं कहीं तो ढेर लगे हुए कूड़े कचरे के, जो आम जनता के लिए बनाया गया था, वहां पर आज भी कह सकते हैं कि स्थानीय माफियाओं का कब्जा है एक तरफ से, और अभी भी लोग हटे नहीं है। तो क्या सरकार की, प्रशासन की नजर वहां नहीं पड़ रही है? पड़ रही है। वहां दरअसल में जो कब्जा करने वाले हैं बीजेपी के लोग हैं, इसलिए वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर यही कोई विपक्ष का आदमी होता, कोई गरीब होता, कब्जेदारी कर रहा होता, तो निश्चित तौर पे वो अब तक त्वरित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई करके और उसको सॉर्ट आउट कर देते। बीजेपी की सरकार की यही USP है सबसे बड़ी। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, आपकी पार्टी के भी सांसदों ने खूब अच्छी बैटिंग करी, बहुत अच्छा रैंक लेकर के सब लोग आए हैं। तो अब जिस 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो उसके लिए जो आपकी अगर सरकार बनती है यूपी में, तो क्या युवाओं के हित में, बुजुर्गों के हित में, राज्य के हित में क्या क्या आपकी मेन एजेंडा रहेगा विकास को लेकर? देखिए, अगर सब तो हटा दीजिए, सरकार तो बनेगी,
डेफिनेटली बनेगी, 100% बनेगी। और समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है, अपने नेता को हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो नौजवानों को लैपटॉप बांट सके। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं उनको 40,000 रुपए साल का दे सके। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो महिलाओं के लिए 10-90 जैसी और यूपी 100 जैसी व्यवस्था कर सके। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो कन्याओं को कन्या विद्याधन दे सके। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उत्तर प्रदेश में गरीबों को आवास दे सके। इसलिए अगर मगर किंतु परंतु की कोई जगह नहीं है। 2027 मतलब अखिलेश यादव जी की सरकार। अभी जैसे बात करी जाए, अगर जैसे पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, कई पत्रकारों की हत्या हुई। अभी सुदर्शन चैनल के वीडियो जर्नलिस्ट पर भी हमला हुआ, जानलेवा, तो वो भी लोग बंधु अस्पताल में भर्ती रहे। आपको भी जानकारी शायद प्राप्त हुई होगी। तो क्या लगता है, क्या ये सुरक्षित तंत्र है पत्रकारों के लिए? देखिए, पत्रकार हो, आम नागरिक हो, विपक्ष हो, पक्ष हो, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जो सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर जिसके पास है, जिसके पास पुलिस है, उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों के जान माल की रक्षा की जाए। मौजूदा सरकार खुद ही पत्रकारों को थ्रेट पहुंचाती है, ये बात किसी से छिपी नहीं। मिर्जापुर का वो केस आपको याद दिलाता हूँ, जिसने मिड डे मील में नमक की जिक्र कर दिया था, आज उनकी मौत हो गई। कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित होकर उनको इलाज तक नहीं ढंग से मिल पाया, उनको जेल जाना पड़ा, उन पर मुकदमा लिखा गया, उन्हें अत्याचार उन पे किया गया। तो मौजूदा परिस्थितियों में चौथा स्तंभ, कुछ तो घुटने टेक हो गए। दिल्ली की मीडिया जो है वो घुटने टेक चली गई शरण में। तो उत्तर प्रदेश वाली थी जिसने घुटने नहीं टेके, उनको जेल और मुकदमे मिले। बड़ी तादाद में हत्याएं पत्रकारों की हुई। मैं इतना जानता हूं कि शायद आजादी के बाद और अब तक इतना पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ इतना अत्याचार किसी भी सरकार में नहीं। अभी जैसे साफ सफाई व्यवस्था की बात की जाए, अभी ठंड का समय है, कोहरे का समय है, तो लोग जगह जगह अलाव होने चाहिए सारी चीजें, लेकिन हर पॉइंट पर अलाव केवल नाम के लिए चल रहे हैं। और वो व्यवस्थाएं जो एक ठंड से राहत दिलाने के लिए जमीनी स्तर पर होनी चाहिए, उनसे कहीं ना कहीं दूरी दिखाई दे रही है। जो दृश्य दिखाई देते हैं रात में, तो उसमें क्या कहेंगे आप? क्या गरीबों का हक बनता है वो हक लेने के लिए? मेरे ख्याल से गरीबों का हक इनके मंत्री खा गए। शर्मा जी हैं शायद इस विभाग के मंत्री जी, तो खा गए। वो अलाव भी खा गए, लकड़ी भी खा गए, और गरीबों का आशियाना भी खा गए, जो टेंट नुमा बनता है। मौजूदा सरकार की कोई भी ऐसी, अयोध्या को छोड़कर, जी, लेकिन वहां भ्रष्टाचार वहां भी है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। 2 करोड़ वाली जमीन 18 करोड़ में बिक गई। जी, तो ये बेनिफिट्स कौन है? और एक और बात कहता हूं, अयोध्या की बात आ गई, जिक्र किया दे रहा हूं कि बीजेपी के हर नेता का, हर अधिकारी का जमीन अयोध्या में है। ये मैं गलत कह रहा हूं तो जांच करा के देख लो। बाबा के भी मठ के लिए जमीन ले ली गई होगी कि बाबा यहाँ पे मठ बनाएंगे अलग से। अयोध्या की बात आई तो मथुरा की भी बात आनी चाहिए। मथुरा वाला मुद्दा, अभी जैसे धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा कर रहे थे और मथुरा के मुद्दा को उठाना चाहते हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है, तो मथुरा पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, उन सारी चीजों पे समाजवादी पार्टी टिप्पणी नहीं करती। जो मामला कोर्ट में विचाराधीन हो, 2 समुदायों के बीच में लड़ाई की बात हो, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि जो कोर्ट का निर्णय हो उसका सदैव से सम्मान किया जाना चाहिए। हम तो एक अपील और करते हैं, पार्टी भी हमारी सदैव इस बात को कहती है कि हमें धर्म की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, हमें देश को बेहतर बनाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए साधु संत लोग हैं, वो अपना साधु संत लोग अपनी बात कहें, लड़ें और आपस में ही वो करें। और उस पे कबीर दास जी की जो टिप्पणी थी वो जबरदस्त थी, और मैं उसको आज भी सोचता हूँ कि क्या था, चातड़ वो लाइन मुझे नहीं याद आ रही इस वक्त। अभी हम एक बात करते हैं, मुद्दा उसको अभी मैं याद करके बताता हूँ। एक मुद्दा याद दिलाते हैं। आज के समय में जहां डिजिटल युग आ गया है, आधुनिक एआई का समय चल रहा है और बहुत सारी सुविधाएं हैं मोबाइलों में, महंगे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, बहुत सारी डिवाइसेज है जो एआई के चैप्टर काम कर रही हैं। उनमें डिजिटल अरेस्ट की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है और लगातार केसों में बढ़ोतरी हो रही है साइबर फ्रॉड संबंधित। तो क्या हमारा साइबर तंत्र फेल है या कहीं कोई चूक है, या डिजिटल संसाधन दुरुपयोग के संसाधन बनते चले जा रहे हैं कि बैंक अकाउंट भी सुरक्षित नहीं है? इसमें क्या कहेंगे आप?
डिजिटल अरेस्ट में बड़े बड़े लोग फंसे हैं। जी, करोड़ों की ठगी के मामले आ रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए। करोड़ों की ठगी हमसे आपसे थोड़ी ना कोई कर पाए। जी जी जी, तो चिन्हित है, वही जो वही। साइबर क्राइम है वो चिन्हित लोगों पे करता है, जिसके अकाउंट में कई करोड़ रुपए हैं। जो व्यक्ति सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं देख रहा, उसके अकाउंट की भी पूरी मॉनिटरिंग को देख रहा है कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना अब ट्रांजैक्शन सवाल है। ये उठता है कि अकाउंट तक वो कैसे पहुंच रहे हैं? सरकार की मिची कि बदान है। करोड़ों रुपए के अकाउंट है तो उसकी क्या भाई KYC? मैं क्या बता सकता हूँ कि आपके अकाउंट में कितने पैसे? मैं नहीं बता सकता। बिल्कुल नहीं बता सकते। लेकिन अगर सरकार का हाथ मुझ पे रख जाए और वेबसाइट के जरिए और तमाम पासवर्ड के जरिए हम कुछ भी देख सकते हैं, तो इसमें सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण योजना कह सकता हूं मैं, लेकिन भूमिका बड़ी अच्छी है। क्या मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इसमें शेयर है कुछ, जैसे शेयर मार्केट में शेयर जी होता जी, है, वैसे साइबर क्राइम में बड़े बड़े अधिकारियों का, नेताओं का बड़े पैमाने पे शेयर है, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही। नहीं फिर भारत में बैठ के कैसे कोई किसी को अरेस्ट कर सकता है, वो भी डिजिटल अरेस्ट कर सकता है? हम तो एक और बात कहते हैं, आओ हमको अरेस्ट करो, डिजिटल अरेस्ट तो हम तुमको बताएं। समझ में नहीं आता। और ज्यादा तो उसमें महिलाएं शिकार हो रही हैं और शिक्षित युवा भी कभी कभी शिकार हो जाते हैं। तो ये एक क्या इनकी एक प्री प्लानिंग होती है, साइबर ठग एकदम से जाल इनका बिछ जाना, ये पहले तो ऐसा नहीं होता था। मैंने कहा ना, इसमें सरकार के लोगों ने चिन्हित कर रखा है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है, और उस अकाउंट के जरिए ही पहले पैसा लोग अपने घर पे रखते थे। तो जब अकाउंट घर पे पैसा रखते थे तो अकाउंट में शो नहीं होता था इतना ज्यादा। अब पैसा मोदी जी ने सारा अकाउंटों में रखवा दिया है, तो वो अपने साइबर सेल के अपराधियों का और जो हैकर्स हैं उनको दिखा देते हैं कि देखो इनके अकाउंट में इतना इतना पैसा है। तो वो अब क्या करेंगे, पैसा कैसे लेंगे? अब फिरौती करने में रिस्क है, उठाओ लेके जाओ, इससे अच्छा साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट कर लो और फिरौती ले लो, बात खत्म हो गया। लेकिन ये बताओ कि एक बैंक से दूसरे अकाउंट में पैसा चला गया और सरकार कुछ नहीं कर पाती, इसका मतलब सरकार ही ये सब करा रही है। अभी जैसे बात की जाए, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद उद्घाटन होने के एक दो दिन बाद खबर सामने आती है कि एक भेड़ पालक विजयपाल जिसका नाम था, फतेहपुर का रहने वाला था, उसकी 100 के करीब भेड़ें मर गई। हालांकि वो जानकारी में आया कि वहां जो भोजन पड़ा हुआ था अथवा जो खाने की सामग्री, खाद्य सामग्री बची थी, वो संक्रमित हो चुकी थी, जिसके जो विषाक्त हो चुकी थी, जिसको खाने से उन भेड़ों की मौत हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से मुआवजा भी जारी किया गया है। एक तरफ बचाव करने के लिए वहां के जो स्थानीय जिम्मेदार है वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, वहां कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो क्या कहेंगे आप, ये जो एक किसान इतना कष्ट सह करके इतना उसको पीड़ा है, तो क्या कहेंगे जो भेड़ों की मौत हुई है? देखिए, ये सरकार जो है वो किसी की सरकार नहीं है, ना आम जनमानस की सरकार है, ना भेड़ बकरी गाय की भी सरकार नहीं। ये तो भेड़ों का मामला है। भेड़, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए वहाँ पे, पाल कम्युनिटी से ही आते हैं, श्यामलाल पाल जी, उन्होंने मांग करी, चिट्ठी लिखी और मुआवजा सरकार को देना पड़ा, लेकिन मुआवजा कम दिया। मैं ये बात कहता हूँ कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कैसे हो सकता है बीजेपी का? कुछ बीजेपी का है ना, वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल नहीं था। वो निश्चित तौर पे आरएसएस का प्रेरणा स्थल हो सकता था, बीजेपी का प्रेरणा स्थल। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल अगर कहीं कुछ है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समाधि है, महात्मा गांधी जी की समाधि है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है, लोहिया जी की समाधि है, और हमारे जो सरदार पटेल जी हैं उनकी समाधि है। ऐसी बात की जाए प्रेरणा स्थल तो जहाँ भेड़ें इतनी मर गई हो बनते ही, तो वहां भी बीजेपी का बलि वाला मामला हो गया, वहां भेड़ों की बलि हो गई, जी जी, सैकड़ों भेड़ें मर गई। जी तो प्रेरणा स्थल कैसे हो सकता है? एक मौत का स्थल हो सकता है वो, कि जहां मौतें हो गई, और वो भी विषाक्त खाने, जहरीले खाने के लिए, और वो खाना बीजेपी ने परोसा भेड़ों को। एक लास्ट सवाल आपसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर करते हैं। बांग्लादेश में इस समय जो हालात चल रहे हैं, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक होने के नाते कहीं कहीं ऐसी खबरें आ रही प्रमुख तौर पर कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और वहां पर कई मतलब स्थितियां ऐसी बन रही कि हिंदुओं को लगातार टारगेट करके उनको चिन्हित करके मारा जा रहा है। क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, भारत सर्वधर्म समभाव वाला देश है। भारत किसी एक जात, एक धर्म की बात करने वाला देश कभी नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा है। हम अगर पिछले 1000 साल की बात करें तो भारत में सभी को बराबर तरजीह मिली है, और सारे धर्मों का लगभग लगभग आप ब्यौरा निकाल के देख भी सकते हैं।
अगर बांग्लादेश में कुछ होता है तो हमें अपने देश के जितने भी सिस्टम है उसको दुरुस्त रखना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसी चीज़ नहीं जानी चाहिए जिससे कि भारत का नाम खराब हो। सवाल तो आपको ये मुझसे पूछना चाहिए कि ट्रंप महोदय ने मोदी जी के बारे में बड़ा गलत बयान दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री जी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको बुला लीजिए, मुझे मिलना जी, है। ट्रम्प की बयानबाजी कई बार है कई बार वायरल हुआ। जी। क्या आप एज ए पत्रकार मुझे बता सकते हो कि इससे पहले किसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की है? नहीं की है, कभी नहीं हुई है। चाहे अटल बिहारी जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हों, और सब पूर्व में भी जितने प्रधानमंत्री रहे हों। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्या किया? उनकी तरफ से कोई भी विशेष टिप्पणी तो नहीं की गई। तो जब क्योंकि टिप्पणी पत्रकार नहीं की की हत्या गई हुई है। तो ये संगीत सोम का कर लेंगे, ये कथावाचक का कर लेंगे? ये तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कहीं पे भी किसी के पे भी अत्याचार नहीं होना चाहिए और भारत का स्टैंड सार्वभौमिकता के आधार पे होना चाहिए, एक बड़े प्रोस्पेक्ट में होना चाहिए कि इस तरीके से काम हो कि दुनिया में भारत के बारे में कहा जाए कि देखिए भारत ने अमुक देश पे इस तरह हुआ और उस पर यह नजरिया रहा। अभी मैं बात करता हूं कि अमेरिका ने एक देश के राष्ट्रपति को उठा के उसकी पत्नी को रात को उठा लाया उसके देश से। मौजूदा राष्ट्रपति मैक्सिको था, कौन सा देश था वो? ये अभी मदुराई वाला जो मामला। हाँ 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 हाँ। तो भारत का कोई रुख नहीं आया, दुनिया उसको देख रही थी। भारत के विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी को तत्काल कोई बड़ा स्टेटमेंट अमेरिका के खिलाफ, अगर अलोकतांत्रिक, वैसे किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप जाके अगवा कर ला तो वो तो गलत ही हुआ, वो प्रक्रिया पूरी तरीके से गलत हुई। अमेरिका अमेरिका है, वो उसका अपना संविधान अपने लिए लागू होता कि पूरी दुनिया पे लागू हो जाएगा, किसी को भी उठा ले जाएगा। तो भारत का स्टैंड बड़े पैमाने पे होना चाहिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में। अगर कोई घटना घटित होती है सिर्फ हिंदू कम्युनिटी की आवाज बनने के लिए थोड़ी नहीं, और हिंदू कम्युनिटी को लेकर देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को बंगाल की माफ करिएगा बांग्लादेश की सरकार को अल्टीमेट देना चाहिए था, जो हुआ नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण। एक और क्वेश्चन है आपसे, आज यूपी की राजनीति की अगर बात करी जाए तो किन बदलाव की आवश्यकता है, किस विचारधारा की आवश्यकता है जिससे विकास में कोई भी बाधा ना आए, वो आम जनमानस भी स्वच्छ छवि से राजनीतिक लोगों को देखे? बी से बीजेपी हटाओ, बी से बाबा हटाओ। अगर ये दोनों हटाओगे तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश विकास की तरफ दौड़ेगा, जैसे मेट्रो दौड़ी। उत्तर प्रदेश डिजिटलाइन की तरफ दौड़ेगा, जैसे कि हमारे नेता ने लैपटॉप बांटे। उत्तर प्रदेश बेहतरीन सड़कों की तरफ दौड़ेगा, जैसे हमारे नेता ने 2-2 एक्सप्रेसवे बनाए। और तीसरा वाला भी उन्होंने उद्घाटन किया था, जो नोएडा से लेके आगरा तक बना था, उद्घाटन उन्होंने किया था, बनवाया बहन जी ने था। हमें कहने में कोई आपको क्या लगता है कि अभी यूपी में किस विकास की ज्यादा आवश्यकता है, किस सेक्टर में? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और कृषि क्षेत्र पे, इन 3 सेक्टर्स पे बड़ा काम करना पड़ेगा। और जब इन 3 सेक्टर पे आप काम करेंगे तो नौकरियां अपने आप पैदा होंगी। आज भी गांवों का अगर सर्वे जमीनी स्तर पर वास्तविक सर्वे किया जाए तो किसानों के जो घर हैं वो आज भी गरीबी में गुजारा कर रहे हैं। जो छोटे किसान हैं आज भी रोजगार की किल्लत देखने को मिल रही है, इनकी बदहाली नहीं दूर हो पाई है। उसके पीछे कारण ये है कि उनके लिए कोई स्पेशल किसी तरीके का विशेष प्रावधान नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। सरकार ने उनको सिर्फ झुंझुना पकड़ाया, झुंझुना मंदिर का पकड़ाया है, झुंझुना धर्म का पकड़ाया है और चाशनी चटाई है। और लोगों के दिमाग पे एक तरीके से कहते हैं ना, जैसे आपने डिजिटल अरेस्ट की बात की ना, तो योगी सरकार, बीजेपी की सरकार माइंड को डिजिटल अरेस्ट कर देती है और धर्म के तरफ मोल्ड कर देती है। और बेचारे वो सिर्फ धर्म धर्म और भगवान भगवान। अच्छा बताओ, आपके अंदर हिम्मत है भगवान की रक्षा करने की? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आप एक अदने से इंसान हो, मैं एक अदना सा इंसान हूं, मैं भगवान की रक्षा करूंगा? हाँ, धर्म कितना बड़ा प्रोस्पेक्ट है, कितनी बड़ी चीज धर्म है, हम धर्म की रक्षा करेंगे? अरे धर्म का हम अब कौन सा बताएं, एक अंश मात्र भर नहीं है। हाँ, हमें धर्म का मतलब ईमानदारी, नैतिकता, लोगों के साथ अच्छा सद्व्यवहार करना, सबके साथ आपस में रहना। और अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है, किसी भी धर्म के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उस पूरे न्यूसेंस को कंट्रोल करना, ये काम है सरकारों का, ये काम है धार्मिक लोगों का। किसी भी धर्म को लड़ना नहीं सिखाता है धर्म हमको। लड़ना तो आर्मीज लड़ती हैं भाई, किसी एक देश की दूसरे देश से।
धर्म वाले तो अच्छा चलो बहुत लड़ाका है भाजपा, इनको सबको बॉर्डर पर भेजो, सबको बॉर्डर पे भेज दो, कहो जाओ लड़ो, बहुत लड़ना है ना तो आपस में यहाँ हिंदू मुसलमान क्या लड़ते हो, मुसलमान से लड़ना है पाकिस्तान से जाके, इनको सबको बॉर्डर पे भेज दो, सारे नेताओं को, संगीत सोम को दे दो, कहो कौन सी बंदूक लोगे, जाओ चलो बांग्लादेश बॉर्डर पे लड़ो, जाके वहां लड़ो। अभी देखो ये कैसे, जैसे अब वो शब्द कहेंगे पूछ ऊंच दबाने होता है, नहीं होता है, पूछ दबा के ऐसे भागेंगे, तुरंत भागेंगे, तब ये बॉर्डर पे नहीं खड़े हो पाएंगे। क्यों? जब उधर से गोली आती है ना 1 किलोमीटर दूर से बॉर्डर पर, तो ये नहीं पूछती है कि ये खोपड़ी किसकी है, उत्तर प्रदेश के किसी पूर्व विधायक की है कि सांसद की है, वो तो आती है घुस जाती है। तो इन सब को जो बहुत धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं, इनको बॉर्डर पे भेजा जाए, मैं ये मानता हूं। अभी जैसे बात की जाए तो शिक्षा की जो बात आती है तो प्राइमरी एजुकेशन जो गांव की है वहां पर कागजों पे तो बहुत सारे बदलाव देखने को लगातार मिल रहे हैं। क्या वास्तविक रूप में वहां की तस्वीर बदली है या कोई पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ, किताबों में बदलाव हुआ, टाइमिंग में बदलाव हुआ, चीजों में बदलाव हुआ? बहुत जगह अभी मिड डे मील को लेकर के भी कई मामले आते हैं, लेकिन मामले उठते हैं सिर्फ कागजों तक रह जाते हैं। वास्तविक रूप में उनको क्या पोषित वाली जो चीजें हैं, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो अन्य की व्यवस्था हो, क्या सुचारू रूप से संचालित की जा रही है? देखिए शिक्षा व्यवस्था में कुछ भी नहीं किया है इन्होंने, सावरकर को भी शिक्षा व्यवस्था की किताबों में डाला है, थोड़े दिन बाद नाथूराम गोडसे को, जी राम जी को भी डाल देंगे, ये जी राम जी, ये मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से मालूम है। ये लोग वो हैं जो पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। प्राथमिक शिक्षा या जो शिक्षा, मैंने अभी आपने मुझसे सवाल पूछा था कि आप क्या प्राथमिकता रहेगी सरकार की, तो मैं दावे से कह रहा हूँ शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन बनाना है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आम गरीब घर का बच्चा एजुकेशन नंबर 1 की उसके साथ होनी चाहिए, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होती है, मुफ्त शिक्षा और सबसे बेहतरीन शिक्षा। बीजेपी शिक्षा विरोधी है, माफ करना मैं ऐसा कोई बात नहीं कह रहा हूं जो बात कहीं और चली जाए, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि बीजेपी नहीं चाहती है कि इस देश के आम आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए। अगर अच्छी शिक्षा मिल गई तो इनका वो नफरत वाला शरबत कौन पिएगा भाई? आप पी सकते हैं क्या इनके नफरत का शरबत? नहीं पिएंगे। क्यों? आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप नहीं पिएंगे। मैं समझदार हूं, मैं इनके वो जहरीला शरबत नहीं पीऊंगा, लेकिन अगर अनपढ़ होगा तो आसानी से पी लेगा। तो बीजेपी इसीलिए शिक्षा की सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं इस देश को एक बात कह दे रहा हूं, भाजपा रहेगी तो ये देश अशिक्षित बनेगा। कुछ लोग पढ़ जाने से देश शिक्षित नहीं होगा। अभी जैसे कि शिक्षा की बात लगातार हो रही है, 3 बार हम लोग शिक्षा पर ही बात कर चुके हैं। तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आपके सीएम थे पहले भी, तो पिछले समय में जब जो 10th और 12th क्रॉस करके जो पास आउट होते थे बच्चे, उनको लैपटॉप मेधाविता के हिसाब से दिया जाता था। तो क्या आपको लगता है उससे कुछ सकारात्मक बदलाव हुए थे राज्य में शिक्षा क्षेत्र में? देखिए बड़ा फोबिया होता है डिजिटल जो गजेट्स होते हैं हमारे पास, उन गजेट्स का बड़ा फोबिया होता है। मुझे भी था, मैं लैपटॉप या कंप्यूटर पे बिठा दो तो मेरे हाथ कांपने लगते थे कि ये ऑन कहाँ से होगा, और वो कहीं पीछे छोटा सा बटन होता था, बटन दबाओ तो ऑन होता था, वो मालूम नहीं था ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 19-20 लाख लैपटॉप बांटे, उससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वो जो एक फोबिया था दिमाग में, जो एक डर था, जो उस डिजिटल डर को खत्म किया गया और एक्सपर्टीज बने। जिस देश में डिजिटलाइजेशन होगा और आपकी बड़ी आबादी उस चीज को समझ पाएगी, तो आप दुनिया के बेहतरीन देश की लिस्ट में आप आ जाओगे। उसका कितना फायदा है ये लोगों से जाके पूछो आप, जिन बच्चों ने बीटेक किया, एमटेक किया, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस को परफेक्ट किया है कि हम कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेंगे और आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर क्षेत्र में, उन गरीब बच्चों के लिए बहुत ही वो लाभकारी था। अब बाबा जी ने 30,000 रुपए का बच्चों को क्या दिया है, ये बाबा जी से पूछो। कोई भाजपाई आए तो आप ये सवाल पूछना कि आपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 30,000 रुपए का कोई सामान दिया है क्या, सिवाय 30,000 गालियां देने के अलावा। अच्छा, समाजवादी पार्टी की तरफ से हम आपसे एक सवाल और जानना चाहते हैं कि जैसे अभी देश में अगर परसेंटेज की बात की तो युवाओं का परसेंटेज ज्यादा है आबादी में, और इससे हम जानेंगे जो हमारी युवा जनसंख्या, युवा पीढ़ी है, इसके लिए आप लोग क्या संदेश देंगे, क्या करेंगे उनके लिए, वह क्या होना चाहिए? भारत की आबादी जो 35 साल की लगभग 65% के करीब पहुंच गई है,
और ये मेरे ख्याल से युवा भारत है। और इस युवा भारत को अंधेरे में न ढकेला जाए, इस युवा भारत को खाई में न ढकेला जाए। इस युवा भारत के लिए ऐसी रोशनी की किरण होनी चाहिए कि वो कहते हैं राह एक पकड़ तू चला चल, मिल जाएगी मधुशाला। मधुशाला ये कंपोजिट वाली नहीं जो योगी आदित्यनाथ ने खोला। मधुशाला का मतलब है लक्ष्य, जो आपकी मंजिल है। तो राह एक पकड़ चला चल तू, मिल जाएगी मधुशाला। तो नौजवानों की जो मंजिल है उस तक इस सरकार को, नौजवानों को पहुंचाना चाहिए। वैसे ये सवाल अब हमसे इसलिए पूछिएगा, 27 से नौजवानों के लिए उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन रास्ता होगा उनके समग्र विकास का, उनके बेहतर कल का और उनके बेहतर भविष्य का, जो कि वो इस देश के लिए अपना सबसे बेहतर कर सकें और भारत का नाम दुनिया में रोशन कर सकें। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में आज भारतीय हैं, लेकिन वो काम दूसरे देशों के लिए कर रहे हैं, ना कि भारत के लिए। उन लोगों को भारत में व्यवस्था बननी चाहिए, यही समाजवादी पार्टी की मांग है, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश है। 27 युवाओं का होगा। मैंने एक नारा दिया है, 2026 संघर्षों का साल है और 2027 नौजवान और सत्ता का साल होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपना कीमती समय देने के लिए। जी धन्यवाद। बातचीत हुई लगातार हमारी सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी से शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सड़क परिवहन पर, बहुत सारे अहम मुद्दों पर विशेष बातचीत हुई। निष्कर्ष यही निकला कि उत्तर प्रदेश को अभी भी कई अहम विकास की आवश्यकता है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए जनता 24/7 न्यूज के साथ। मैं अभय प्रताप सिंह।